हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बीपीएससी 132 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। यस, आंसर्स के साथ में आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं खुद अपने हाथों से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने ऑनलाइन उठा के या किसी भी गैस पेपर से आपको दे रहा हूँ मैं। वो गैस पेपर सब बकवास होते हैं, उसमें से कुछ आता वाता है नहीं। आता क्या है कि आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनमें से आता है, उनमें से डेफिनेटली आता है। अगर आप 2 साल के उठा के कर लोगे ना पेपर, तो आपके चांसेस बन जाते हैं कि आप बहुत अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस भी करेंगे ऑब्वियसली, और काफ़ी अच्छे आपके मार्क्स आ सकते हैं। तो भारतीय सरकार और राजनीति के बारे में बात करेंगे, यानी कि इंडियन जो पॉलिटिक्स है उस पर हम बात करने वाले हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। 100 मार्क्स, 3 घंटे, 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। ये इंग्लिश मीडियम में है, साथ ही में आपको हिंदी में मिल जाता है, ठीक है। तो इनमें से मैंने 5-6 क्वेश्चंस लिए हैं। अब आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि आपका पेपर पूरा हो जाए, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आ जाए, मुझे ऐसी आशा है, इसलिए मैंने 3 क्वेश्चन से ज़्यादा उठाए हैं। वैसे मैं नॉर्मली 3 क्वेश्चन उठा रहा था, और आज मैंने ज़्यादा लिए हैं। तो दिसंबर का पेपर है आपका, ठीक है, याद रखना है आपको। और आप कभी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपको के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप हमेशा इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति का अध्ययन गांधीवादी दृष्टिकोण से कैसे किया जा सकता है। तो क्या पूछ रहा है कि जो विचारधारा है ना गांधीवादी या गांधीयन दृष्टिकोण जो होता है, उससे हम इंडियन पॉलिटिक्स को कैसे समझ सकते हैं। उनकी जो विचारधारा है पॉलिटिक्स की, उसको हम कैसे समझ सकते हैं, उसको पूछ रहा है, ठीक है। और सबसे पहले मैंने क्या किया है, इंट्रोडक्शन लिखा है छोटा सा, आपको थोड़ा बड़ा लिख देना है, ठीक है। आपके मतलब 4 पेज भरने हैं आपको, तो उस हिसाब से आपको जो है नंबर देख लेना कि कितने 400 वर्ड्स को मतलब 4 पेज आप मान के चलना, या 5 लिख देना, आपकी मर्ज़ी है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि पूरा भर देना है तो सही रहेगा, तो वो भी भर सकते हो आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी है। भरने के लिए तो भर दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई मैं थोड़ा ना कर रहा आपसे, वो आपके लिए है पूरे पेज। पर पहले आप अपने क्वेश्चंस तो पूरे करो ना, मतलब 4-5 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने, तो 5 तो करो, भरने की तो बाद की बात है। बहुत सारे लोग तो 3 क्वेश्चन में अटक जाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है मैंने, गांधीवादी दृष्टिकोण राजनीति का अध्ययन करने के लिए एक अनूठा गहन दृष्टिकोण प्रदान करता है। ऑब्वियसली एक बहुत ही मतलब अच्छा दृष्टिकोण देगा आपको। ये जो दृष्टिकोण है गांधीयन दृष्टिकोण, अपनी राजनीति को स्टडी करने के लिए, अपनी इंडियन जो पॉलिटिक्स है उसको समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि उनके काफ़ी सारे गुण हमारे भारत की राजनीति में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अहिंसा, सत्य, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और विकेंद्रीकरण, है ना। विकेंद्रीकरण का मतलब आपको पता होगा, मैं आपको बताऊँ अगर आगे आया कभी टॉपिक, क्योंकि अभी लंबा हो जाएगा अदरवाइज़, हम मेन टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो मूल सिद्धांतों की बात करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले आता है सत्य। ये गांधीवादी दृष्टिकोण है। अभी मूल सिद्धांत की बात कर रहे हैं हम, कि जो गांधी जी के जो सिद्धांत थे वो कैसे कैसे थे, पहले हम वो समझेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि हम क्या दृष्टिकोण हम यहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहले सत्य, सत्य से मतलब है पारदर्शिता होगी, यहाँ पे हॉनेस्टी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी। पारदर्शिता का मतलब ट्रांसपेरेंसी होता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग सरकार से कुछ भी पूछ सकते हैं, सरकार को बताना पड़ेगा। मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला जो आपने देखा है, उसको पारदर्शिता के तहत लाया गया है कि आप सरकार से कोई भी सवाल पूछो किसी भी प्रकार का, मतलब जो कि उनके काम से संबंधित हो, कि भाई ये खर्चा कहाँ हुआ है, हाईवे बना है, इस पर कितना खर्चा आया है, तो वो सभी आरटीओ जो है उसमें आपको जाना पड़ता है। आरटीओ कह रहा हूँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए आपको दाखिल करना पड़ता है अपनी रजिस्ट्रेशन, और आपको वो मिलता है बाद में, ठीक है। तो ये पारदर्शिता है, इसको सत्य का मतलब बोलता है, ठीक है। मतलब सत्य होता है इसका कि भाई आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है। उसके अलावा सत्याग्रह, अब सत्याग्रह आ गया, सत्य बोल रहा था मैं। सत्याग्रह बेसिकली एक न्याय के लिए किया गया एक आंदोलन था, आपको पता है। और इसमें बेसिकली अध्ययन क्या करना है कि जो सत्याग्रह है ये कैसे, इस सत्याग्रह के अंदर हम लोग नैतिक जो ज्ञान है ना उसको हम अर्जित कर पाते हैं गांधी जी से। क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी हिंसा नहीं की, किसी को मारा नहीं, किसी को पीटा नहीं, किसी मतलब अंग्रेज़ों को, और बड़े ही शांति से बैठ के आराम से अपना काम किया। तो ये एक तरीके से सत्याग्रह के बारे में बता रहा है कि हम कैसे उससे सीख ले सकते हैं, ठीक है। उनका जो दृष्टिकोण है उनसे हम कैसे चीज़ों को सीख सकते हैं कि अपने जो पॉलिटिक्स में हम इसको अपना सके, ठीक है। पॉलिटिक्स का मतलब ही तो ये होता है ना, आंदोलन करना, अपनी बातों को रखना, ठीक है, अच्छे तरीके से, सहजता से। तो ये उनसे हम सीख सकते हैं। उसके अलावा अहिंसा, वही चीज़ें जो मैंने आपको बताया, अहिंसा का एग्जाम्पल आपको सविनय अवज्ञा मिलेगा, असहयोग आंदोलन, ये अहिंसा वाले आंदोलन है। इसमें मतलब किसी भी प्रकार के जितने भी गांधी जी ने जो आंदोलन किए हैं वो बिल्कुल भी
उसमें किसी भी प्रकार की हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है, बड़े ही शांति से। इसलिए तो अंग्रेज़ों ने भी उनको बिल्कुल कुछ बोल नहीं पाए, डर के रहे उनसे, क्योंकि उनको पता था कि ये लॉयर भी है, तो अगर कोई हमने कुछ ऐसा किया, एक्शन लिया, तो ये भी एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। और सभी का कल्याण किया। वो सोचते थे हमेशा अपने उसमें कि भाई सभी का कल्याण होना चाहिए, जितने भी जात कास्ट है, धर्म है। तो जैसे कि हाशिए पर जो लोग हैं, गरीब अमीर जो लोग हैं, गरीब जो लोग हैं बेसिकली, उनके लिए कुछ काम किया जाए, सामाजिक न्याय दिया जाए सभी को। ऐसा ना हो किसी पर्टिकुलर वर्ग को, समुदाय को अन्याय हो रहा है उसके साथ में, ऐसा ना हो। और जो लीडर्स हैं वो नैतिकवादी हो, बहुत ही अच्छे हो, आदर्श हो, जिसको हम फॉलो कर सके, फॉलो करने लायक हो, ठीक है, ऐसे लोगों को आदर्श बनाया जाए। और स्वराज की मांग की उन्होंने कि भाई हम खुद से अपना राज चलाएंगे, हम इंडिपेंडेंस बनेंगे, हम विकेंद्रीकरण को अपनाएंगे। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था अभी, बताया नहीं था, मतलब मैंने पूछा था आपसे क्या होता है, पर विकेंद्रीकरण का मतलब होता है, आप देखते हो अपनी सरकार, हमारे जो सिस्टम है ना पॉलिटिक्स का, यानी कि जो एक तरीके से बटा हुआ जो काम है, जैसे कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, और तीसरे नंबर पे आती है हमारी पंचायत, ठीक है। पंचायत जो होती है 3 लेवल पे बटा हुआ है, इसी को हम विकेंद्रीकरण बोलते हैं, यानी कि सत्ता का विभाजन है हमारे भारत में, आपको देखने को मिलता है। ये शुरू बेसिकली हमको लगता है कि सेंटर से होता है, लेकिन सेंटर से नहीं होता, ये शुरू होता है इस पंचायत से, ठीक है। पंचायत यानी ग्राउंड लेवल से शुरू होकर, लोगों से शुरू होकर ये जाता है आगे तक, क्योंकि ग्राउंड लेवल से मतलब है पंचायत में उन लोगों को मौका मिलता है जो कि हमारे आसपास में रहते हैं, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं वो, तो उनको, जैसे गांव में अगर आप रहते होंगे तो आपको पता होगा, इलेक्शन होते हैं वहाँ पे पंचायत के, और यहाँ पे हमारे दिल्ली से क्षेत्र में पार्षद के चुनाव होते हैं, क्योंकि नगर निगम वाला एक क्षेत्र आता है। तो उसके बाद फिर एक ऊपर जाता है लेवल, यानी कि स्टेट लेवल पे, उसके बाद सेंट्रल लेवल पे। तो ये जो सरकार है ना, ये जो पावर है, ये बटी हुई है सब में, ठीक है, सबको अपनी अलग अलग पावर मिली हुई है काम करने के लिए, तो ये विकेंद्रीकरण बोलते हैं इसको, ठीक है। आर्थिक आत्मनिर्भर, यानी कि हम आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंस होना चाहते थे, तो हमने इसकी मांग की। बहुत सारे रीजंस थे, तो जिसके लिए हमने मांग की। और ये जो आपने देखा ना, विकेंद्रीकरण का जो सिद्धांत है, ये हमने जो गांधी जी से ही लिया है इनडायरेक्टली। अगर आप देखी जाए, आप पढ़ेंगे इसको तो आपने यही देखने को मिलेगा कि जो विकेंद्रीकरण है, इसको इंग्लिश में डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसका मतलब यही होता है, जो मैंने आपको बताया कि सत्ता जो है ग्राउंड लेवल से शुरू होती है, फिर ऊपर जाती है, ठीक है, लोगों से शुरू होती है बेसिकली। तो ये स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा। दृष्टिकोण का प्रयोग, तो यहाँ पे कैसा दृष्टिकोण अपनाया गया सर हमारे द्वारा, उनको हमने सीखा। फिर हमने क्या सोचा कि भाई हमने अपनी इतिहास को पढ़ा, और ठीक है, उसमें से हमने अहिंसा उठाया, सत्य उठाया, वो हमने अपने संविधान में लिखा। स्वतंत्रता जो संग्राम है उसको रखा, पॉलिटिक्स को अपनाया, ठीक है, अपनी अपनी पॉलिटिक्स बनाई हमने, एक अपनी राजनीति को फॉलो किया। सबकी अपनी अपनी एक अलग पॉलिटिक्स होती है, बीजेपी की अलग है, कांग्रेस की अलग थी, आम आदमी पार्टी की अलग है, सबकी अलग अलग है, ठीक है। इतने भी और भी जो दल होते हैं उन सबकी अलग अलग है। उसके अलावा नीतिगत सिफारिशें मतलब जैसे कि सरकार से बोलना कि भाई इस चीज़ के लिए पॉलिसी बनाई जाए। तो पॉलिटिक्स में ये भी है, हम लोग सिफारिशें करते हैं ना अपने नेताओं से कि सर हमारा ये वाला काम करा दो, तो वही सिफारिशें जो है हमने वहाँ से लिया, उनके विचारों से, कि भाई लोगों तक हमारी बातों को पहुँचाया जाए, या लोगों की बातों को आगे तक पहुँचाया जाए, इस तरीके से, ठीक है। आधुनिक राजनीति का आलोचना, मतलब कि जो भी नई पॉलिटिक्स है, जैसे कि भौतिकवादी दृष्टिकोण, या फिर अत्यंतिक भौतिकवाद का मतलब आपको पता होगा वैसे शायद, पर मैं बता दूँ अगर किसी को नहीं पता है तो। भौतिकवाद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अत्यंतिक वस्तुओं का इस्तेमाल करना, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं भी है ना, उसको भी आप इस्तेमाल कर लें क्योंकि आपका शौक़ है। जैसे कि मेरा काम जो गाड़ी है छोटी, जैसे कि बाइक से, या छोटी की जो गाड़ी है अल्टो 800 से भी चल जाएगा, K10 से चल जाएगा, लेकिन मैं गाड़ी खरीदूँगा होंडा सिटी। क्यों? क्योंकि मेरा शौक़ है, मुझे होंडा सिटी चलानी है। तो वो एक तरीके से फालतू के खर्चे हैं। ये जो फालतू के खर्चे हैं इसको बोलते हैं भौतिकवादी दृष्टिकोण, ठीक है, भौतिकवाद। तो आज की जो पॉलिटिक्स है वो भौतिकवादी वाली हो गई है। हम लोग नीड्स पे ध्यान ना देके हम लोग वांट्स पे जाते हैं। आपको पता है ना, नीड्स और वांट्स में फ़र्क होता है। तो नीड्स मतलब जो हमारी ज़रूरत होती है, जैसे कि खाना, पानी, कपड़ा और मकान, ये हमारी ज़रूरत है, ये इसको हम नीड्स बोलते हैं। और वांट्स मतलब इससे ऊपर जाके हमारा काम दाल चावल से खा के चल जाएगा, हमारा पेट भर जाएगा, लेकिन हमें क्या खाना है?
कुछ स्पेशल इटालियन फूड खाना है, हमें चाइनीज़ फूड खाना है, ये हमारी वांट्स है, ठीक है। मतलब ये वांट्स ऐसी होती है जो कि बहुत बड़ी होती है, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ता है। मैंने आपको बताया अभी कि भाई जो गाड़ी है वो आप बाइक पे भी आप काम चल जाएगा आपका, छोटी मोटी स्प्लेंडर बाइक अगर आप ख़रीदते हैं, लेकिन आपको ख़रीदनी है हायाबूसा, बहुत महंगी गाड़ी ख़रीदनी है, मतलब 18-20 लाख की गाड़ी आपको ख़रीदनी है। तो ये आपकी भौतिकवादी जो है तरीके से यूज़ हो गया आपका काम, कि आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना खामा में, ठीक है। उसके अलावा आज के जो लोग हैं, आप आज की जो पॉलिटिक्स है, आप उसमें देखते हैं कि हिंसा भी बहुत ज़्यादा है और नैतिक विचार जो है बहुत ज़्यादा है, तो इसको हमें कम करना चाहिए, ये यहाँ पे कहने की कोशिश मैंने की है, ठीक है। और जो सत्ता है उसका केंद्रीकरण जो हो चुका है बहुत सारी जगहों पे, उसका विकेंद्रीकरण किया जाए, क्योंकि सरकार के पास जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है उसके पास पूरी पावर रहती है, तो उसको बोलते हैं केंद्रीकरण, ठीक है। तो ये ना हो, सबके पास पावर होनी चाहिए, इसलिए तभी तो पॉलिटिक्स जो है वो लोकतंत्र कहलाएगा ना। समकालीन राजनीतिक विश्लेषण, इसका मतलब समकालीन मतलब होता है पूरे विश्व में, ठीक है। तो हमें पूरे विश्व को स्टडी करना चाहिए कि कौन से देश में किस प्रकार की पॉलिटिक्स काम करती है, कैसे काम करते हैं। मतलब काम करने से मतलब है कि उनसे हमें सीखना चाहिए कि हर एक राज्य में, हर एक देश में, जैसे कि यूएसए में किस प्रकार की पॉलिटिक्स चल रही है, रशिया में कैसी है, यूरोप के देशों में कैसी चल रही है। तो उनको बेसिकली पढ़ के, उनको समझ के हमें जो है फॉलो करना चाहिए। जैसे कि अभी आज देखते हो आप, इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है, ठीक है, सबमिट होती है, रोज़ाना कुछ ना कुछ बात करते हैं, पर ठोस कोई कार्रवाई नहीं होती है उस पर, बस ऐसे ही टालम टोली कर दे कि हाँ करेंगे, पर ऐसे ही कुछ नहीं होता वहाँ पे ऑब्वियसली। तो ये जो है समकालीन मुद्दे हैं, वैश्विक रूप में अगर देखें तो इन्वायरमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इस पर बात होती है। तो ये क्या है, हमारी जो पॉलिटिक्स है ना, इसको भी ये जो है बदलने की कोशिश कर दिया है। कहने का मतलब कि आज आप देखते हो ना, जो ईवी पे इतना फोकस किया जा रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं कि ईवी चलाओ। तो क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि बहुत ही इंटरनेशनल मुद्दा है इन्वायरमेंट, तो इसीलिए उनको लगता है कि वो चाहते हैं कि लोग जो है कैसे भी करके CO2 कम करें। लेकिन मुझे लगता है कि CO2 ईवी चला के नहीं होगा। CO2 कम एमिशन कम तब होगा जब हम ध्यान देंगे, हम फालतू की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, धुआं नहीं करेंगे, इन्वायरमेंट को गंदा नहीं करेंगे। गंदा कैसे करते हैं हम लोग? अब देखोगे आप, कोई भी जैसे कूड़ा कचरा है वो जला दिया, तो वो छोटी चीज़ें लग रही हैं हमें देखने से कि उससे क्या ही होता होगा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा होता है। पिन्नी जलती है ना, वो पिन्नी सबसे ज़्यादा CO2 एमिशन करती है। अगर हम पेट्रोल की गाड़ी इस्तेमाल करें ना, तो उससे इतना नहीं होगा जितना हम जो बैटरी बनती है ना गाड़ियों की, उससे अगर जितना होता है, क्योंकि उससे कोयला जलता है, कोयले से सबसे ज़्यादा CO2 एमिशन होता है इंडिया में, आपको पता हो तो सबसे पहले जो काम करना चाहिए हमें CO2 कम करने के लिए, वो कोयला को कम करना। कोयला का जो इस्तेमाल है उसको कम किया जाए, जो फैक्ट्री में जो बिजली में बनाने के लिए कोयला इस्तेमाल हो रहा है उसको ना किया जाए, ठीक है। बाकी आप खुद और कुछ लिख सकते हैं, इस पर आपकी मर्जी है। सेकंड क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों और राज्यों की नीति के निर्देशक तत्वों के बीच अंतर। तो क्वेश्चन अंतर के ऊपर है, दो चीज़ें दे रखी हैं, एक ये है और एक ये है। इसको बोलते हैं DPSP, ठीक है। तो मैं बोलूँगा DPSP, आपको याद रखना है कि राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। आप समझ जाएंगे इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो अभी। तो आपको फंडामेंटल राइट्स तो पता ही है, बस आपको ये समझना है कि DPSP क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो, अगर आपने कभी भी बुक नहीं पढ़ी है तो आपको नहीं पता होगा, अदरवाइज़ थोड़ा बहुत तो पता ही होता है कि DPSP क्या है। सबसे पहले जो मौलिक अधिकार है उसे उसकी आप मांग कर सकते हैं, कानूनी रूप से आप उसकी मांग कर सकते हैं। आप न्यायालय में जा सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई मेरे से मेरा अधिकार छीना गया है, तो आपको जो है अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आपको डायरेक्ट रिट जारी करके आपको उस अधिकार दिलाएगी, ठीक है। और ये जो DPSP होता है, इसको आप न्यायालय में जाके मांग नहीं कर सकते, क्योंकि DPSP का मतलब है लोगों का कल्याण करना, ठीक है। और ये लोगों का कल्याण का मतलब है कि ये कोई किसी भी प्रकार का आपका अधिकार नहीं है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सरकार आपको वो अधिकार दे रही है या नहीं दे रही है। सरकार से मेरा मतलब है राज्य सरकार से, ठीक है। तो ये राज्य सरकार पे पूरा काम आता है इसका, कि जैसे कि DPSP में क्या क्या काम आता है, जैसे कि स्कूल बनाना, सड़कें बनाना, ठीक है। निर्माण कार्य जो होते हैं आपका, महिलाओं के लिए सेफ्टी के लिए कुछ काम करना, बुज़ुर्गों के लिए कुछ काम करना, हॉस्पिटल बनाना, ये सारे DPSP में आते हैं। DPSP में वो सारे काम आते हैं जिससे कि सरकारी जो भी जैसे कि सरकारी से कह रहा हूँ मैं, पॉलिटिक्स पार्टी जितनी भी होती है
उनको फ़ायदा होता है, उनको वोट का फ़ायदा होता है ऑब्वियसली। जैसे कि सरकार कोई भी, जैसे कि नेता आया हमारे घर में, हमसे बोला कि मैं ये काम करा दूंगा आपको, अगर पानी की समस्या है तो मैं दे दूंगा आपको पानी, मैं मंगवा रहा हूँ, पूरा लाइन लेके आ रहा हूँ मैं वहाँ से और आपको दूंगा मैं। तो ये क्या है, ये डीपीएसपी के अंदर आता है, ठीक है। तो मतलब वो कराए तो अच्छा, अगर नहीं कराए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सरकार के पास, वो सॉरी, न्यायालय के पास चले जाएंगे उसको मांग करने के लिए। डीपीएसपी के लिए आप सरकार के पास, सॉरी, न्यायालय के पास नहीं जा सकते, बार बार सरकार बोले जा रहा हूँ मैं। उसके अलावा राज्य की कार्रवाइयों को प्रतिबंधित करना, यानी कि ये जो मौलिक अधिकार होते हैं, इससे राज्य थोड़ा डरा हुआ रहता है, क्योंकि ये राज्य पे कंट्रोल रखते हैं अपना, ठीक है। अब मेरे अधिकार ना राज्यों से बड़े हैं। अगर आप सोचेंगे कि मेरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जितनी भी मेरे पास राइट्स हैं, वो सरकार से ज़्यादा बड़े हैं। मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, कहीं पे भी बैठ सकता हूँ, कहीं से भी उठ सकता हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ, ये मेरे अधिकार है। मुझे कोई स्टेट गवर्नमेंट आके रोक नहीं सकती, ठीक है। हाँ, अगर मैं इलीगली कुछ काम करूँगा तब तो रोक सकती है। ये मेरे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए, ठीक है, जिनका मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तो ये हो सकता है। उसके अलावा डीपीएसपी में राज्य को कार्रवाई करने का निर्देश दे। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बताया कि राज्य की कार्रवाई को प्रतिबंधित करता है ये, लेकिन ये क्या करता है, ये राज्य को निर्देश देता है कि राज्य ये काम कर सकता है। मतलब कि अभी आप देखते हैं ना, इन्वायरमेंट के ऊपर काम हो रहा है। अभी जो फ़िलहाल में जो इन्वायरमेंट है उस पर हम काम कर रहे हैं, भी बना रहे हैं, जगह जगह पे पेड़ पौधे लगा रहे हैं। वैसे लगा तो नहीं रहे, काट ही रहे हैं अभी तो फ़िलहाल, मैंने तो कभी देखा नहीं कि लगाए गए हैं। लेकिन ये जो काम होते हैं जो कि सरकार कराती है, तो ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। बहुत सारे काम है इसमें जो इसमें आते हैं, आप सर्च करके एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए सेफ्टी का काम करना, महिलाओं के लिए बराबर सैलरी का जो है प्रावधान जो है इसमें दिया हुआ है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ये सारे रूल बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत सारे नियम होते हैं। जैसे कि अभी दिल्ली में केजरीवाल ने जो सब्सिडी दे रखी थी बिजली पे, ठीक है, बिजली पे, पानी पे, तो ये क्या है, ये डीपीएसपी के अंतर्गत आया था, ठीक है। तो उसको अधिकार था उस पर देना, ठीक है, सब्सिडी देना। उसके अलावा व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता, मतलब कि ये सभी का अपना अपना अलग अधिकार होता है। ऐसा नहीं है कि भाई सभी ग्रुप में एक साथ का अधिकार है। मेरा अपना अलग मेरा है, मतलब मैं अपने अलग जो है अधिकार रखता हूँ फंडामेंटल के अंदर, ठीक है। और मेरे पास इंडिपेंडेंस है कहीं पे भी कुछ भी करने की। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के और के अधिकार छीनूंगा, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के खिलाफ़ है या फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ़ हो जाता है, क्योंकि मैं दूसरे के जो राइट्स है वो छीन रहा हूँ, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। उसके अलावा सामूहिक कल्याण, डीपीएसपी में सामूहिक कल्याण, सामाजिक आर्थिक न्याय की बारे में बात होती है। डीपीएसपी में आप देखते हैं ना कि बहुत सारे लोगों को जो है सब्सिडी देना, तो ये सामूहिक कल्याण का काम हो गया। उनको नौकरी देना, उनको सामाजिक तरीके से सुरक्षा देना, उनको आर्थिक न्याय देना, मतलब रोज़गार देना उनको, तो ये सारा जो है डीपीएसपी में आता है। सरकार जो है उनको ये काम करने की परमिशन होती है, ठीक है। डीपीएसपी में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है। लोकतंत्र की स्थापना, और इसका मतलब ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, ये लोकतंत्र को दिखाते हैं। जिस देश में फंडामेंटल राइट्स नहीं है उस देश में लोकतंत्र भी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप चाइना को देखेंगे, आप रशिया को देखेंगे, वहाँ पे लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं, सरकार के पास है सारे राइट्स, ठीक है। सरकार मतलब वहाँ पे सरकार जो है ना अपनी मर्ज़ी से किसी को भी उठा के बंद कर सकती है, अपने मतलब शक के आधार पे भी। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया में बहुत ही कम कंडीशन में होता है, जैसे कि कभी इमरजेंसी लगी हो तो अब तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ वैसे नहीं कर सकते, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, कल्याण राज्य, तो ये जो डीपीएसपी होता है ये कल्याणकारी राज्य होता है, जो कि अपने लोगों के लिए कल्याण की बात करता है, अपने लोगों की भलाई की सोचता है, ठीक है। खुद लागू होता है, ये फंडामेंटल राइट जो है वो खुद ही में लागू रहते हैं, लेकिन इनको लागू कराना पड़ता है, ठीक है। इनको काम करना पड़ता है इनके लिए। और ये जैसे कि यूएसए में ये आपको मिलेंगे फंडामेंटल राइट्स, और ये आयरलैंड में मिलेगा डीपीएसपी, ठीक है। और ये जो राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है ना, तो उस समय हमारा जो फंडामेंटल 20 और 21 है आर्टिकल, इनको छीन लिया जाता है, ठीक है। निलंबन नहीं कह सकता, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई छीन लिया जाएगा या ऐसा कुछ होगा,
क्योंकि ये ऐसा लागू नहीं होता है, ये सरकार करती है अपने हिसाब से, ठीक है, टाइम देख के। अब सब्सिडी में आप क्या करेंगे, मतलब सरकार के ऊपर है ना, वो सब्सिडी कभी भी रोक सकती है ना, तो ऐसा भी हो सकता है, उसकी मर्जी है, सरकार पर डिपेंड करता है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में मौलिक कर्तव्यों के महत्व की चर्चा कीजिए। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर रहा था मैं बीच बीच में, तो वही आ गया कि इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हमारे संविधान का मूल हिस्सा नहीं थे, वो स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसकी सिफारिश के बाद जोड़े गए थे हमारे संविधान में 76 में 42 अमेंडमेंट के बाद, ठीक है। अमेंडमेंट मतलब संशोधन होता है, संशोधन के बाद ये जो है हमने अडॉप्ट किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़, शुरुआत में नहीं थे। इसके महत्व की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से क्या फ़ायदा होता है, ये अराजकता को कम करता है, ठीक है, लोगों में, क्योंकि एक जिम्मेदारी हम जो है देते हैं लोगों को कि आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये करना है, इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि अपने राष्ट्रीय गान के सम्मान में खड़े रहना है, और जब तिरंगा फहराया जाए तो आपको सलामी देनी है। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ है इसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर लेके आते हैं, हमें पता भी है, मैं आपको बता रहा हूँ बस ऐसे ही। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना, मतलब कि इसमें हम अपने देश के लोगों को एकजुट भी करते हैं कि भाई हमारे देश का है तो हमें खड़ा होना चाहिए, हमारी ड्यूटी है। इसमें मतलब जैसे कि आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, तो आपने देखा होगा वहाँ पे कि एक लाइन आती है कि देश के सम्मान में या देश की कभी भी ज़रूरत पड़े सेना के रूप में तो हम तैयार हैं हमेशा, ठीक है। अगर फोर्स कम पड़ जाए, जैसे कि किसी से युद्ध हो जाए, तो उस समय हम तैयार हैं। तो ये जो है आपको जो मिलता है पढ़ने के लिए, इसका मतलब एकता है हमारे अंदर, तो ये दिखाता है, ये प्रतीक है एकता का, ठीक है। भाईचारा को बढ़ावा देना, राष्ट्र विरोधी जो भी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ है, उसको रोकना इसके अंदर आएगा। और भारतीय मूल्यों को प्रतिबिंबित करना, यानी कि भारत की मिश्रित संस्कृति को महत्व देना, ठीक है। भी इतने सारे समाज है, इतनी सारी कल्चर है भारत में, तो उन सभी को हमें रिस्पेक्ट करना है, ये कह रहा है ये, ठीक है। उसके अलावा नागरिक चेतना और अनुशासन का विकास करना, अनुशासन और चेतना यानी कि नैतिक दिशा निर्देश, नैतिक मतलब एथिकल जो चीज़ें हैं वो फॉलो करना, अच्छे से काम करना, कूड़े को डस्टबिन में फेंकना, ये सारी चीज़ों को हमें जो है दिमाग में लाना लोगों के। अभी भी लोग बहुत, मैं देखता हूँ कि बदतमीज़ है, पता नहीं कहाँ ही रहते हैं, जानवर किस्म के लोग हैं हमारे इंडिया में, कैसे कैसे अभी भी लोग जो है कूड़ा डस्टबिन में नहीं फेंकते हैं, कहीं भी पड़ा है ऐसे ही फेंक दिया, बस देखा फेंक दिया, बस पता नहीं कैसे लोग हैं, अपने देश को प्यार नहीं करते, तो ये लोग क्या ही तो देशभक्ति लोग हैं। वैसे राष्ट्रीय गान में खड़े होकर भी क्या फ़ायदा ऐसे लोगों का। राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी हो उसकी, राष्ट्र निर्माण मतलब वो टैक्स भरता हो टाइम पे, तो वो भी एक ड्यूटी है हमारी। पर्यावरण संरक्षण कर रहा हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर रहा हो, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है, ठीक है। एक बार पॉज कर लेना और एक बार चीज़ों को जो है दोबारा से रिवाइज़ कर लेना, एक बार वीडियो को और देख लेना, आपका काम अच्छा हो जाएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फोर्थ, कह रहा है कि जनजातीय और राजनीतिक आंदोलन, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही डिफरेंट सा क्वेश्चन है, शायद आपको ना है इसका आंसर, इसलिए मैंने जो है इसका आंसर लिखा था। तो ये शुरुआत में जो इंट्रो आप पढ़ लेना, कह रहा है कि ये आंदोलन ज़्यादातर भूमि संसाधन, संस्कृति, आत्मनिर्णय के साथ अपनी अनूठी संबंधों से उत्पन्न मुद्दों से प्रेरित होते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा होता है अगर हम आदिवासी जो आंदोलन करते हैं ना, उनके आंदोलन बहुत अच्छे होते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि वो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए करते हैं। अभी हसदेव में जो आपको पता है खनन हुआ था कोयला निकालने के लिए, तो पेड़ काट दिए थे इतने सारी संख्या में, तो उन लोगों ने किया था, वो लोग आए थे, लेकिन हम लोग नहीं गए थे, है ना। तो मतलब इन्वायरमेंट का उन्हीं का थोड़ी ना यार, वो हमारा भी तो है, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ खड़े रहें। तो ये एक आंदोलन अच्छे होते हैं इनके, एक अपने फ़ायदे के लिए आंदोलन नहीं करते कभी भी, ये इन्वायरमेंट के लिए करते हैं, ये इन्वायरमेंट प्रेमी हम इनको बोल सकते हैं। भूमि संसाधनों की रक्षा होती है इससे, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया था ना, संशोधन जो होता है, शोषण जो होता है भूमि का, वो कम होता है या फिर ख़त्म होता है इनके आंदोलन की वजह से। हमें थोड़ी जागरूकता मिल पाती है अपनी इन्वायरमेंट के बारे में। उसके अलावा शोषण हाशिए पर डालने का विरोध कर पाते हैं, यानी कि अगर इनको
अगर ये आंदोलन कर पाते हैं तो इनको एक अधिकार ये भी मिलता है कि अगर इनको कोई दबा रहा है, उनको कोई रोक रहा है कुछ करने से, तो ये उसके लिए भी आंदोलन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक जागरूकता पैदा होती है ऐसे आंदोलन करने से इन लोगों में। उसके अलावा सांस्कृतिक और पहचान का संरक्षण हो पाता है इनकी जो कल्चर है। अब अलग अलग आदिवासी समुदाय है तो इनका सबका अलग अलग कल्चर होता है, तो ये बचा पाते हैं अपने कल्चर को इन जो है आंदोलन करके। क्योंकि अगर पता चल रहा है वहाँ से भाग गए तो इनका कल्चर भी तो ख़त्म हो जाएगा ना उस जगह से, क्योंकि वो जगह जुड़ी हुई है इनके कल्चर से। ठीक है, और ये जुड़े हुए उस जगह से बहुत गहराई से। तो हम लोग क्या करते हैं, जब ये लोग हमारी सरकार जो है खनन वगैरह करती है तो वहाँ से उनको हटा देती है। इससे क्या होता है, हटाने की वजह से वहाँ का जो कल्चर जिससे जुड़े हुए थे ख़त्म, वेस्ट हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, इनकी पहचान मिट जाती है फिर। उसके अलावा बढ़ती रणनीतियाँ और आंदोलन का विकास हो पाता है। आंदोलन हम देखते हैं ना बारी बारी से, बहुत सारे आंदोलन हमने देखे हैं अभी से, क्योंकि ये बहुत ही पुराने समय से चलते हुए आ रहे हैं इनके आंदोलन, कोई आज के नहीं है। ठीक है, बिरसा मुंडा आपको याद होंगे। उसके अलावा नीति और कानून पर प्रभाव, विधायी सुधार, पर्यावरण संरक्षण। तो ये हम जो है पॉलिसीज़ बनाने में भी देखते हैं कि ये जो लोग आंदोलन करते हैं ना, तो इससे बहुत सारी पॉलिसीज़ सरकार को बनानी पड़ती है ना चाहते हुए भी, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाई गई थी पॉलिसी। ठीक है, और पॉलिसीज़ को सुधारने के लिए, कुछ अमेंडमेंट करने के लिए चीज़ों को बनाया गया था कि भाई इनके एरिया में कोई नहीं आ सकता, इनके एरिया में कोई भी खनन नहीं कर सकता इनसे बिना पूछे। तो ये एक जो है अच्छी चीज़ है जो कि ये करते हैं। ठीक है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है इन लोगों का आंदोलन का देख के कि ये लोग अपने फ़ायदे के लिए नहीं, हमारे लिए करते हैं बेसिकली। हम देखा जाए तो, अगर हम सही से देखें तो, थोड़ा सा हम दिमाग खोल के अगर हम सोचें तो। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है कांग्रेस व्यवस्था के टूटने का कारण। कारण और विश्लेषण एक ही बात है, मतलब विश्लेषण थोड़ा अलग है, पर मतलब विश्लेषण का मतलब है आपको रिसर्च करनी है, लेकिन मेरे को लगता है कि कारण आप लिख देंगे तो आपको काम चल जाएगा। पर ठीक है, जो भी आपको लगता है। आंतरिक कारण, सबसे बड़ा जो कारण था उनके बीच में टूटन होने का, वो था आंतरिक कारण। यानी कि एक तरीके से जब इंदिरा गांधी आई तो जो संगठन था कांग्रेस का वो दो टुकड़ों में बट गया था, आपको पता है ना, विभाजित हो गया था, दो कांग्रेस बन गई थी वहाँ से। तो सत्ता का जो केंद्रीकरण हो गया था, गांधी जी के हाथ में पूरी पावर आ गई थी इंदिरा गांधी के, और उसकी वजह से पूरा तहस नहस हो गया था। और मतलब सब लोग नाराज़ थे कि यार ये छोटी सी लड़की जो है आके हम पे हुक्म चला रही है। तो वो एक तरीके से चिड़न भी थी उसको लेके, कि बड़ी जो लोग थे, जो नेता थे उसके कांग्रेस के, वो नहीं चाहते थे कि ये बने आए सत्ता में। उसके अलावा गुटबाजी और विभाजन, मैंने आपको बताया कि अलग कांग्रेस के अंदर ही अलग अलग लोगों ने अपना गुट बना लिया था, और 1969 का विभाजन आपको मिला, और सभी विचारों को कैच करना। तो ये कांग्रेस की एक विचारधारा हमेशा से रही है कि उसके अंदर सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी रिलीजन के, सभी भाषा के, सभी प्रकार की सोच के लोग आपको मिलते हैं कांग्रेस के अंदर। ठीक है, इसलिए वो इतनी बड़ी पार्टी है, उस समय थी। उसके अलावा भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हुआ, इस पर जवाबदेही था कम रही, तो इसकी वजह से जो है इसका टूटन आपको देखने को मिली। बाही कारण क्या थे कि भाई कुछ क्षेत्रीय जो दल थे, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े टाइप के जो दल थे, वो निकल के आए सामने बहुत ही नीचे लेवल से, और वैकल्पिक विचारधारा जो है अपनाई गई। मतलब मोर ऑप्शंस थे लोगों के पास कि भाई हम इनको भी वोट दे सकते हैं। तो बहुत सारी जो है रीज़न रहे कि इस वजह से कांग्रेस जो है वो डूबी। विभाजन का उदय जो है भाजपा बीजेपी जो है उसका उदय हुआ, तो उसने भी अपना एक वर्चस्व दिखाया बाद में जाके। आर्थिक सुधार और उदारीकरण जो है देखने को मिला, मतलब जो एलपीजी मॉडल अपनाया गया उसके बाद और भी ज़्यादा फ़ायदा हुआ और पार्टियों को। गठबंधन की राजनीति देखने को मिली। गठबंधन मतलब पता है ना आपको क्या होता है, जिसमें कि बहुत सारे दल एक साथ आके सरकार बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा 8वां क्वेश्चन क्या है, 73 अमेंडमेंट के बारे में, संशोधन जो है वो मैं आपको बताता था ना, राज्य पंचायत, मैं आपको बोल रहा था पंचायत के बारे में। तो ये पंचायत 73 अमेंडमेंट के बाद आई थी, 92 बता रखा है मैंने यहाँ पे इंट्रो के अंदर। ठीक है, कि भाई 92 के बाद भारत में
73वां संविधान संशोधन की सहायता से 5वीं निकायों की पंचायती निकायों की स्थापना की गई थी। इसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है, मतलब जो काम किए गए थे 73 अमेंडमेंट में। तो वो सबसे पहला काम कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना पहला काम था। दूसरा काम त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाना, यानी कि ये जो देखते हो ना आप पिरामिड को, सबसे पहला जिला, उसके नीचे ब्लॉक, उसके नीचे गांव, ठीक है। तीसरे नंबर पे ग्राम सभा, गांव की जो विधानसभा होती है वो बनाई गई, और प्रत्यक्ष चुनाव किए गए, डायरेक्ट जो जैसे लोग चुनते हैं ना उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। सीटों का आरक्षण किया गया SC ST OBC और महिलाओं के लिए 33%, ठीक है। निश्चित कार्यकाल दिया गया कि भाई आपको 4-5 साल तक आप रहेंगे। राज्य चुनाव आयोग, राज्य वित्त आयोग और शक्तियाँ और कार्य को बांटा गया कि भाई आपको ये काम करना है। कहने का मतलब है ये जो चुनावी राज्य चुनाव आयोग, हाँ, ये जो काम दिया गया ना चुनाव कराने का, वो राज्य चुनाव आयोग को दिया गया कि जो राज्य का चुनाव आयोग होता है वो चुनाव कराएगा पंचायत के, और जो वित्त आयोग है वो इनको पैसे देगा पंचायतों को, ठीक है। तो ये सबको काम दिए गए अपने अलग अलग। उसके अलावा 73 का जो महत्व था वो क्या था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। मैंने आपको बताया अभी पहले क्या होता है इसका मतलब, कि जो सत्ता है वो नीचे तक जाती है, यानी कि पंचायत से हमने देखा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, ठीक है। ग्रामीणों का सशक्तिकरण आपको देखने को मिला, इससे ग्रामीणों को बहुत फ़ायदा हुआ, गांव बहुत विकसित हुए, लोकतंत्र मजबूत हुआ हमारा भारत का, और समावेशी प्रतिनिधित्व जो है देखने को मिला, लोगों का जो लीडरशिप थी वो देखने को मिली आपको, वित्त स्वायत्ता मिली आपको, यानी कि जो गांव थे वो अपने हिसाब से अपनी जो भी ज़रूरतें थी उसको पूरा कर सकते थे। जैसे कि पानी की कमी है तो भाई उसके लिए 12 खुदवा सकते हैं पानी के लिए, तो वो हो सका, उनको मिल सका पैसा उसके लिए। ज़मीनी स्तर पर जो है विकास हो पाया, लोगों से विकास हो पाया। कहने का मतलब कि जो नीचे से स्तर होता है, हम लोगों से जब विकास शुरू हो तो उसको बोलते ज़मीनी स्तर से, ठीक है। तो पंचायत का सबसे बड़ा जो रीज़न था लाने का वो यही था कि लोगों का जो है ज़मीनी स्तर से विकास हो पाए, राइट। यही है आज का वीडियो। कैसा लगा वीडियो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। काफ़ी बड़ा हो गया है, 32 मिनट का हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।